गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं दीपक पांडे आप सभी का परीक्षा मंथन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। जैसे कि हम लोगों ने मूल अधिकार के बारे में, फंडामेंटल राइट्स के बारे में हम लोगों को बात करना है। पिछले वीडियो में कुछ मुद्दों के बारे में, फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड चीज़ों के बारे में हम लोगों ने देखा था, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि फंडामेंटल राइट्स को जो है कौन से पार्ट में रखा गया है। तो पार्ट 3 में रखा गया है। इसे कहाँ से लिया गया है? तो इसे अमेरिका से लिया गया है। इसके लिए आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है? तो इसके लिए आर्टिकल जो है 12 से लेके 35 तक है। फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि टाइप ऑफ फंडामेंटल राइट्स, और टाइप ऑफ फंडामेंटल राइट्स पे अगर आप आएंगे तो 1978 से पहले, 1978 से पहले जो टाइप ऑफ फंडामेंटल राइट्स या मूल अधिकार के प्रकार थे वे 7 टाइप के थे। लेकिन 1978 में 44th अमेंडमेंट के द्वारा, 44वां संविधान संशोधन के द्वारा 1978 में आर्टिकल 31 के अंतर्गत जो राइट टू प्रॉपर्टी था, समानता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार था, उस संपत्ति के अधिकार को क्या कर दिया गया? उसको लीगल राइट बना दिया गया, उसको जो है विधिक अधिकार बना दिया गया, उसे कानूनी अधिकार बना दिया गया। और कानूनी अधिकार बनाकर उसे भारतीय संविधान के पार्ट 12 के आर्टिकल 300A के अंतर्गत रख दिया गया। तो इस प्रकार जो है हम लोगों ने देखा था कि जब संपत्ति का अधिकार कानूनी अधिकार बन गया, लीगल राइट बन गया, तो इस प्रकार 1978 के बाद जो नंबर ऑफ फंडामेंटल राइट्स थे या टाइप ऑफ फंडामेंटल राइट्स थे वो कितने प्रकार के हो गए? तो वो 6 प्रकार के फंडामेंटल राइट्स हो गए। इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने बेसिक लेवल पे चीज़ों को क्या किया था? डिस्कस किया था। उसके बाद हम लोगों ने आर्टिकल 12 के बारे में देखा था कि अनुच्छेद 12 में क्या बताया गया है। अगर अनुच्छेद 12 में आप आएंगे तो अनुच्छेद 12 में जो है स्टेट का डिफिनीशन दिया गया है, राज्य को परिभाषित किया गया है। किसके रिफरेंस में? तो फंडामेंटल राइट के रिफरेंस में जो है स्टेट को डिफाइन किया गया है। अगर आप स्टेट के डिफिनीशन में आएंगे, डिफाइन में आएंगे, या उसको जो परिभाषित किया गया है आर्टिकल 12 में, तो आप उसमें आएंगे तो उसमें आपको इंडियन गवर्नमेंट और उसके अलावा पार्लियामेंट दिखाई देगा, उसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट लेजिस्लेटिव, उसके अलावा लोकल बॉडीज, इन सभी को मिलाकर स्टेट का जो है कॉम्बिनेशन बनाया गया है, स्टेट को जो है डिफाइन किया गया है, ये फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन के संदर्भ में। उसके अलावा मैंने आर्टिकल 36 भी बताया था कि अनुच्छेद 36 में जो डीपीएसपी के अंतर्गत है वह पार्ट 4 में है, वह जो है राज्य के नीति निषेध तत्व के अंतर्गत है, उसमें भी जो है राज्य की परिभाषा बताई गई है। तो आर्टिकल 12 और आर्टिकल 36 में सिर्फ इतना डिफरेंस है, सिर्फ इतना अंतर है कि वहाँ पे अगर आप आएंगे, अगर आप आर्टिकल 36 में आएंगे, राज्य की जो परिभाषा दी गई है वह जो है डीपीएसपी के रिफरेंस में दी गई है, और जो आर्टिकल 12 में जो है जो स्टेट का डिफिनीशन दिया गया है यह किसके रिफरेंस में दिया गया है? तो यह फंडामेंटल राइट के रिफरेंस में दिया गया है। उसके अलावा आर्टिकल 13 के बारे में देखा था। आर्टिकल 13 या अनुच्छेद 13 के अंतर्गत हम लोगों ने देखा था जुडिशियल रिव्यू के बारे में, न्यायिक पुनरावलोकन के बारे में देखा था। न्यायिक पुनरावलोकन का मतलब क्या है? न्यायिक पुनरावलोकन का मतलब या जुडिशियल रिव्यू का मतलब है कि मान लीजिए विधायिका के द्वारा, लेजिस्लेटिव के द्वारा कोई कानून ऐसा बनाया गया और वह कानून जो है फंडामेंटल राइट का या मूल अधिकार का वायलेशन करता है या मूल अधिकार का अतिक्रमण करता है, तो वैसे कानूनों को जो है सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? उसको शून्य घोषित कर देगा। आर्टिकल 13 के अंतर्गत उसको क्या करेगा? शून्य घोषित कर देगा। मान लीजिए कोई कानून है, उसके जो है कुछ पॉइंट हैं जो संविधान के नियमों के अनुरूप नहीं है या फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन कर रहे हैं, तो वैसे कानून को क्या करेगा? शून्य घोषित करेगा, पूरे कानून को जो है समाप्त नहीं करेगा। उसके अलावा हमने यह भी देखा था कि अगर आप इसमें आएंगे तो 2 सिद्धांत आपको दिखते हैं। एक जो है डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी, पृथक्करणता का सिद्धांत, और दूसरा एक है उसमें आच्छादन का सिद्धांत या यूक्लिप्स का, डॉक्ट्रिन ऑफ यूक्लिप्स उसको बोलते हैं। तो अगर डॉक्ट्रिन ऑफ यूक्लिप्स आएंगे तो डॉक्ट्रिन ऑफ यूक्लिप्स जो है स्वतंत्रता के बाद और स्वतंत्रता के पहले सभी कानूनों पे क्या होते हैं? ये लागू होते हैं। तो स्वतंत्रता के पहले ऐसे कानून जो अभी भी कार्यरत हैं, तो वैसे कानून अगर फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन करते हैं तो वह स्वयं अपने आप क्या हो जाएंगे? समाप्त हो जाएंगे। उसके अलावा स्वतंत्रता के पश्चात जो पार्लियामेंट के द्वारा एक्ट बनाया जा रहा है, कानून बनाया जा रहा है, अगर वह कानून जो है संविधान फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन करता है तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वैसे सब पार्ट को उस एक्ट के
पृथक करेगा, अलग कर देगा, पूरे कानून को समाप्त नहीं करेगा। तो यह आर्टिकल 13 के बारे में हम लोगों ने क्या किया था, बात किया था। अब जो पहला आज राइट है, हम लोग बात करेंगे राइट टू इक्वलिटी के बारे में। अगर आप आएंगे तो जो पहला अधिकार है राइट टू इक्वलिटी, राइट टू इक्वलिटी का बात किया गया है। राइट टू इक्वलिटी को बोलते हैं समानता का अधिकार। कौन सा अधिकार? तो इसे बोलते हैं राइट टू इक्वलिटी को समानता का अधिकार बोलते हैं। राइट टू इक्वलिटी को क्या बोला जाता है? समानता का अधिकार बोला जाता है। अगर समानता के अधिकार में आएंगे तो समानता के अधिकार के लिए हम लोग बात करेंगे भारतीय संविधान में आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक बताया गया है। तो 14 से 18 तक हम लोग जो है राइट टू इक्वलिटी के बारे में बात करेंगे, समानता के अधिकारों के बारे में बात करेंगे। कहने का मतलब ऐसे कौन कौन से अधिकार हैं जो लोगों को समानता प्रदान करते हैं, लोगों को इक्वलिटी का बात करते हैं। तो समानता के अधिकार के बारे में हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे। अगर आप आएंगे तो आर्टिकल 14, अगर आर्टिकल 14 में आएंगे तो आर्टिकल 14 में बताया गया है, दो बातें बताई गई है। एक बताई गई है विधि के समक्ष समता, विधि के समक्ष समता, या इसी को बोलते हैं इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वलिटी बिफोर लॉ। और दूसरी बात जो बताई गई है विधि के समक्ष समता, और दूसरी बात इसी में बताई गई है कि विधि के समान संरक्षण, विधियों के समान संरक्षण। दो बात बताई गई है आर्टिकल 14 में। अगर आप आएंगे तो एक बताया जा रहा है विधि के समक्ष समता, इक्वलिटी बिफोर लॉ, और दूसरा बता रहा है विधियों के समान संरक्षण, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। देखिए वीडियो में कुछ कमेंट आ रहे हैं, कुछ स्टूडेंट का कमेंट आ रहा है कि सर जो है इंग्लिश में भी थोड़ा सा डिस्कस करें चीज़ों को। तो जो टर्मिनोलॉजी है, जो आर्टिकल्स है, मैं उसको इंग्लिश में भी बताते चल रहा हूँ जिससे आपको चीज़ें आसानी से समझ में आए। तो अगर आप आएंगे तो आर्टिकल 14 कहता है इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। दो बातें बताई गई हैं, एक इक्वलिटी बिफोर लॉ या विधि के समक्ष समता की बात की गई है, और दूसरा बात किया गया है विधियों के समान संरक्षण की बात की गई है, और समक्ष समता की बात की गई है। दो बातें की गई हैं। ये दोनों बातों का हम लोग क्या समझेंगे, मीनिंग समझेंगे। इससे किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको हम लोग क्या करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। तो दो बातें बताई गई हैं, इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। तो अगर इक्वलिटी बिफोर लॉ पे आएंगे तो इक्वलिटी बिफोर लॉ को जो है निगेटिव टर्म बोला जाता है। इसको क्या बोलते हैं, इसको निगेटिव कॉन्सेप्ट बोला जाता है। और अगर आप आएंगे या इसको नकारात्मक, और अगर आप आएंगे इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ तो इसको सकारात्मक या इसको पॉजिटिव कॉन्सेप्ट क्या किया जाता है, बोला जाता है। तो इसको क्या बोलेंगे, इसको पॉजिटिव बोलेंगे सेकंड को, और पहले को क्या बोलेंगे, नकारात्मक बोलेंगे। इक्वलिटी बिफोर लॉ का मतलब क्या है, विधि के समक्ष समता का मतलब क्या है। विधि के समक्ष समता का मतलब यह है कि विधि के नज़र में, रूल के नज़र में, कानून के नज़र में प्रत्येक व्यक्ति क्या होगा, समान होगा। कानून के नज़र में, विधियों के नज़र में जो है प्रत्येक व्यक्ति क्या होगा, समान होगा। जबकि विधियों के समान संरक्षण का मतलब यह है कि विधियों के समान संरक्षण का मतलब समान परिस्थिति में समान व्यवहार और असमान परिस्थिति में असमान व्यवहार दिखाई देगा। तो समान परिस्थितियों में समान व्यवहार की बात करता है और असमान परिस्थितियों में असमान व्यवहार की बात जो है विधियों के समान संरक्षण के अंतर्गत या इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ के अंतर्गत किया जाता है। तो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ को जो है पॉजिटिव कॉन्सेप्ट, और जो है पहले वाले को इक्वलिटी बिफोर लॉ को जो है नकारात्मक कॉन्सेप्ट कहते हैं या निगेटिव कॉन्सेप्ट कहते हैं। विधि के समक्ष समता का मतलब यह है कि कानून जो है आपके साथ, आप चाहे किसी भी धर्म से हो, किसी भी जात से हो, इस आधार पे किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा। कानून की नज़र में हर व्यक्ति क्या होगा, समान होगा। उसके अलावा अगर आप आएंगे तो यह जो फर्स्ट पार्ट है इक्वलिटी बिफोर लॉ,
इसको कहाँ से लिया गया है? तो इसको ब्रिटेन से लिया गया है। इसको ब्रिटेन से लिया गया है। ये जो सेकंड है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इसे अमेरिका से लिया गया है। तो पहले वाले को कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। और दूसरे वाले को कहाँ से लिया गया है? तो दूसरे वाले को जो है अमेरिका से लिया गया है। तो इस प्रकार अगर आप आएंगे तो आर्टिकल जो 14 है, विधि के समक्ष समता, इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का क्या करता है? बात करता है। जिसमें पहला क्या है? नकारात्मक है, नेगेटिव है, इसे ब्रिटेन से लिया गया है। उसके अलावा जो दूसरा है वह क्या है? पॉजिटिव है, इसे अमेरिका से लिया गया है। और समान परिस्थितियों में समान व्यवहार और असमान परिस्थितियों में असमान व्यवहार की बात करता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगर उसके बाद आएंगे आप यहाँ पे, तो अगर आप आएंगे तो जो आर्टिकल 14 है, तो आर्टिकल 14 जो है, आर्टिकल 14 सिटीजन और नॉन सिटीजन दोनों के लिए है। सिटीजन और नॉन सिटीजन दोनों के लिए है। तो कहने का मतलब नागरिकों के लिए भी है, नागरिकों के लिए भी है और गैर नागरिकों के लिए भी है। तो नागरिक और गैर नागरिक दोनों के लिए जो है आर्टिकल 14 क्या है? अवेलेबल है। चाहे विदेशी नागरिक हो चाहे भारतीय नागरिक हो, दोनों लोगों के लिए आर्टिकल 14 या अनुच्छेद 14 क्या है? उपलब्ध है। जो इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का क्या करता है? बात करता है। अगर इक्वलिटी बिफोर लॉ का बात करेंगे तो यह निगेटिव कॉन्सेप्ट है, इसे ब्रिटेन से लिया गया है। इसका मतलब यह है कि कानून के नज़र में प्रत्येक व्यक्ति क्या होगा? समान होगा। और दूसरा जो स्टेटमेंट है, कह रहा है विधियों के समान संरक्षण या इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, तो यह क्या है? पॉजिटिव टर्म है। और यह जो है इसे कहाँ से लिया गया है? तो इसे अमेरिका से लिया गया है। आर्टिकल 14 सिटीजन और नॉन सिटीजन दोनों के लिए है, नागरिक और गैर नागरिक दोनों के लिए क्या है? उपलब्ध है। तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए। अगर आप आएंगे आर्टिकल 15, तो अगर अनुच्छेद 15 में आएंगे तो अनुच्छेद 15 जो है आर्टिकल 15 या अनुच्छेद 15, तो अनुच्छेद 15 जो है डिस्क्रिमिनेशन या भेदभाव को रोकने का क्या करता है? बात करता है। या प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, तो जो आर्टिकल 15 है वह प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, इन सभी आधार पर जो है क्या करता है? वो डिस्क्रिमिनेशन या भेदभाव को रोकने की बात करता है। अगर आप जो है आर्टिकल 15(1) में आएंगे तो 15(1) क्या कह रहा है? 15(1) यह कह रहा है कि किसी भी व्यक्ति के साथ उसके रिलीजन के आधार पर, उसके रिलीजन या उसके धर्म के आधार पर, उसके मूल वंश या रेस के आधार पर, जाति, कास्ट के बेसिस पर, सेक्स, लिंग के आधार पर, प्लेस ऑफ बर्थ या जन्म स्थान या प्लेस ऑफ बर्थ, इन सभी आधारों पर किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 15(1) कहता है
कि आप चाहे हिंदू हो या आप क्या हो, मुस्लिम हो, आपको आपके साथ इस आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा, किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। आप चाहे राजा के घर में पैदा हुए हो या आप जो है किसी आम परिवार के घर में जन्म लिए हो, इस आधार पर भी किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। आप ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो या जो है दलित हो, इस आधार पे भी जो है डिस्क्रिमिनेशन को रोकने की बात की गई है। उसके अलावा लिंग पे आएंगे, आप महिला हो, पुरुष हो या थर्ड जेंडर हो या वोमेन हो या मेन हो या थर्ड जेंडर हो, तो इस आधार पे भी जो है किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन को रोकने की बात करता है। और अगर आएंगे प्लेस ऑफ बर्थ, जन्म स्थान पे आएंगे, तो आप चाहे माउंटेनियस एरिया में जन्म लिए हों या प्लेन क्षेत्र में जन्म लिए हों या जो है भारत के सबसे दक्षिणी किनारे पे जन्म लिए हों या उत्तरी या पश्चिमी या ईस्टर्न किनारे पे, तो इस आधार पे जो किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन को जो है रोकने की बात की गई है, भेदभाव को रोकने की बात की गई है। तो यह आर्टिकल 15(1) में बताया गया है कि किसी भी व्यक्ति के साथ उसके धर्म, मूल वंश, लिंग, जाति, जन्म स्थान, इन सभी आधारों पर किसी भी प्रकार का भेदभाव या किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। ये सारी बातें जो है आर्टिकल 15(1) के अंतर्गत बताई गई है। इसको आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है कि इन सभी आधारों पर किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। नोट कर लीजिएगा, आर्टिकल 15(1) 15 जो है बताया गया है, यह प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन की बात करता है, यह भेदभाव को रोकने की बात करता है। ये सभी आधार हैं, ये सभी ग्राउंड हैं, इन सभी ग्राउंड पर जो है रोकने की बात कर रहा है डिस्क्रिमिनेशन को। अगर आप आएंगे आर्टिकल 15 सेकेंड, तो 15 सेकेंड में क्या बताया गया है, 15 सेकेंड में वही बात बताया गया है। 15 सेकेंड में भी आएंगे तो वही बात बताया गया है कि रिलीजन के बाद रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, इन सभी आधार पर, इन सभी ग्राउंड पर किसी भी व्यक्ति को पब्लिक प्लेस पर या जो है सार्वजनिक स्थानों पर, पब्लिक प्लेस या सार्वजनिक स्थानों पर जाने से रोका नहीं जा सकता। सार्वजनिक स्थानों पर जाने से रोका नहीं जा सकता, अगर आप आएंगे तो यह बात आर्टिकल 15(2) के अंतर्गत बताई गई है कि आप चाहे रिलीजन, किसी भी रिलीजन के हों, आप चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो, आपका रेस कुछ भी हो, आपका कास्ट कुछ भी हो, आप किसी भी जात से हो या ब्राह्मण हो या क्षत्रिय हो, आपका सेक्स कोई भी हो, आप चाहे महिला हो या पुरुष हो या आप थर्ड जेंडर से बिलोंग करते हो, प्लेस ऑफ बर्थ, आपका जन्म चाहे जहाँ हुआ हो, चाहे राजा के घर में हुआ हो, चाहे आम फैमिली में हुआ हो या चाहे माउंटेनियस रीजन में हुआ हो या प्लेन क्षेत्र में हुआ हो, इन सभी आधारों पर आप सार्वजनिक स्थानों पर जाने से या पब्लिक प्लेस पर जाने से आपको कोई रोक नहीं सकता। यह डिस्क्रिमिनेशन की जो है बात की गई है, भेदभाव को रोकने की क्या की गई है, बात की गई है। तो अगर सार्वजनिक स्थानों पे आएंगे तो अगर आप आएंगे तो बाथिंग घाट जो नहाने का घाट होता है, वैसे स्थानों पे आपको जाने से रोका नहीं जा सकता। वेल, अगर आप कुएं पे आएंगे तो कुओं पे जाने से नहीं रोका जा सकता। तालाब पे जाने से रोका नहीं जा सकता। होटल, रेस्टोरेंट, इन सभी स्थानों पर जो है जाने से आपको रोका नहीं जा सकता और इन आधार पे तो जो है किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन किया नहीं जा सकता। तो ये सारी बातें किसमें बताई गई है, आर्टिकल 15(2) के अंतर्गत बताई गई है कि इन आधारों पर किसी भी प्रकार का पब्लिक प्लेस पर जाने के लिए रोका नहीं जा सकता।
स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग। ये 15.1 15.2 का बात कर लिए हम लोग। अब आइए देखते हैं 15.3 के बारे में। 15.3 में क्या बताया गया है? 15.3 में अगर अनुच्छेद 15.3 में आएंगे आर्टिकल 15.3, तो आर्टिकल 15.3, 15.4 और आर्टिकल 15.5, ये जो है तीनों आर्टिकल क्या है? एक्सेप्शन है। क्या है? एक्सेप्शन है, अपवाद है। एक्सेप्शन है, अपवाद है। किसके अपवाद है? तो यह एक्सेप्शन किसका है? यह राइट टू इक्वलिटी का भी एक्सेप्शन है। राइट टू इक्वलिटी, राइट टू इक्वलिटी या जिसको बोलते हैं, अगर आप आएंगे तो आर्टिकल 14 का एक्सेप्शन क्या है? 15.3, 15.4 और 15.5। तो यह एक्सेप्शन आर्टिकल 14 का भी है। उसके अलावा आर्टिकल 15.1 और आर्टिकल 15 सेकेंड, इन सब का क्या है? एक्सेप्शन है, अपवाद है। तो इसमें आपको ये अपवाद दिखाई देगा। तो आइए हम लोग देखते हैं 15.3 में क्या बताया गया है। 15.3 में बताया गया है, अनुच्छेद 15.3 में यह बताया गया है कि स्टेट, राज्य जो है क्या कर सकता है? वह महिला एवं बच्चों के लिए, वोमेन एंड चिल्ड्रेन के लिए क्या कर सकता है? स्पेशल प्रोविजन कर सकता है। तो यह व्यवस्था की गई है। यह बात कहाँ पे बताई गई है? 15.3 में बताया गया। 15.3 में यह बताया गया है कि राज्य या स्टेट महिलाओं एवं बच्चों के लिए, महिलाओं एवं बच्चों के लिए स्पेशल प्रोविजन या विशेष व्यवस्था कर सकती है। विशेष व्यवस्था कर सकती है। तो अगर आप आएंगे तो ये बताइए, आपको 15.1 और सेकेंड में क्या बताया गया कि रिलीजन के बेसिस पे, सेक्स के बेसिस पे, प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पे, रेस के बेसिस पे किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या बताया जा रहा है? अगर 15.3 में आएंगे तो यहाँ पे बता रहा है कि राज्य या स्टेट जो है महिलाओं के लिए, वोमेन के लिए और चिल्ड्रेन, बच्चों के लिए क्या कर सकता है? स्पेशल प्रोविजन कर सकता है या विशेष व्यवस्था कर सकता है। तो एक तरीके से देखा जाए कि यह 15 फर्स्ट और आर्टिकल 14 का क्या कर रहा है? ये वायलेशन कर रहा है। तो कहने का मतलब यह क्या है? यह उसका एक्सेप्शन है, अपवाद है। वहाँ पे ये बताया गया है कि राज्य जो है महिलाओं के लिए और बच्चों के लिए स्पेशल प्रोविजन कर सकता है, विशेष व्यवस्था उनके लिए किया जा सकता है। इस आधार पे कोई व्यक्ति जो है यह आरोप नहीं लगा सकता कि गवर्नमेंट क्या कर रहा है, वह गवर्नमेंट पार्शियलिटी कर रहा है या डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है। तो ऐसा नहीं कहा जा सकता। यह जो है उसका क्या होगा? एक्सेप्शन होगा, इसका अपवाद होगा। उसके बाद अगर आप 15.4 में आएंगे तो 15.4 में क्या बताया गया है? आर्टिकल 15.4 में क्या बताया गया है? रिजर्वेशन के बारे में बात किया गया है। रिजर्वेशन के बारे में बात किया गया है। जो रिजर्वेशन देने का आधार क्या है? बेसिस क्या है? अगर बेसिस पे आएंगे, आधार पे आएंगे, तो जो रिजर्वेशन देने का जो बेसिस है, आधार है, वह क्या आधार है? तो सोशल एंड एजुकेशनली, जो व्यक्ति सोशली और एजुकेशनली रूप से या सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से क्या रहेगा? पिछड़ा रहेगा, बैकवर्ड रहेगा, उसके लिए आर्टिकल 15.4 में रिजर्वेशन की व्यवस्था की गई है, आरक्षण की व्यवस्था की गई है। तो जो आरक्षण का आधार है, बेसिस क्या है? सोशल और क्या है? एजुकेशन। तो कहने का मतलब सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से जो लोग पिछड़े हुए लोग हैं उनके लिए आर्टिकल 15.4 में रिजर्वेशन का बात किया गया है, आरक्षण की बात की गई है। अगर इस रिजर्वेशन में बात आएंगे तो किसके लिए है? SC ST के लिए है, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स के लिए, अनुसूचित जाति एवं जनजाति। तो
अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए एससी एवं एसटी के लिए जो है किसकी बात की गई है, तो एससी एसटी के लिए जो है अगर आप आएंगे तो यहाँ पे ये क्या बताया गया है, एक्सेप्शन बताया गया है कि ये एक्सेप्शन है 15(4) और 15(4) में जो है रिजर्वेशन का बात किया गया है एससी और एसटी के लिए। और वो कैसे लोग होंगे, आधार क्या होगा, तो आधार यह है कि वह सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए लोग हैं। यह जो है किस में बात किया गया है, तो आर्टिकल 15(4) में बात किया गया है। 15(4) को कब ऐड किया गया है, तो इसको जो ऐड किया गया है या इसको जो जोड़ा गया है, इसको जो संशोधन किया गया था इसमें, तो इसको जो है फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951, तो पहला संविधान संशोधन 1951 के द्वारा इसको क्या किया गया है, जोड़ा गया है। तो पहला संविधान संशोधन 1951 या फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951 में क्या किया गया, 15(4) को ऐड किया गया और 15(4) के अंतर्गत एससी एसटी के लिए रिजर्वेशन या अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। और ये आरक्षण देने का जो आधार है, बेसिस पॉइंट क्या है, बेसिस पॉइंट यही है कि वह सोशली और एजुकेशनली रूप से क्या रहें, बैकवर्ड रहें, पिछड़े रहें, सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से क्या रहें, पिछड़े हुए लोग। ऐसे पिछड़े हुए लोगों के लिए जो है किसकी व्यवस्था की गई है, तो ऐसे पिछड़े हुए लोगों के लिए रिजर्वेशन की बात की गई है। तो यह रिजर्वेशन जो है कौन में है, कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951। नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो 15(3) में आपने क्या देखा, 15(3) में यह देखा कि जो स्टेट है वह महिलाओं एवं बच्चों के लिए स्पेशल प्रोविजन कर सकता है, विशेष व्यवस्था कर सकता है। और 15(4) में क्या बताया गया है, 15(4) में बताया गया है कि यह जो है एससी एसटी के लिए रिजर्वेशन का बात किया गया है। और यह रिजर्वेशन के लिए आधार क्या है, सोशली और एजुकेशनली रूप से क्या रहे, वो पिछड़े वाले लोग रहे, वैसे लोगों के लिए रिजर्वेशन की बात की गई है। नोट कर लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट आएंगे तो 15(5) में क्या कर रहा है, 15(5) में कह रहा है कि प्राइवेट सेक्टर में, निजी क्षेत्र में जो शैक्षणिक संस्थान है या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, वैसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में रिजर्वेशन की बात की गई है। तो जो 15(5) को ऐड किया गया, कब किया गया, 93rd अमेंडमेंट एक्ट 2005, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 93वां संविधान संशोधन 2005 के द्वारा क्या किया गया है, यह जो है 15(5) को ऐड किया गया है। 15(5) के अंतर्गत क्या बताया गया है, 15(5) के बारे में 15(5) में बताया गया है कि रिजर्वेशन इन प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। अगर आप आएंगे जो 15(5) में क्या बताया गया है, 15(5) में बताया गया है कि निजी क्षेत्र के शैक्षणिक संस्थानों में, निजी क्षेत्र के शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण की व्यवस्था या रिजर्वेशन की व्यवस्था की गई है। तो इस प्रकार आपने देखा कि 15(5) को कब ऐड किया गया है, तो इसको 93rd अमेंडमेंट एक्ट 2005 या 93वां संविधान संशोधन 2005 के द्वारा जोड़ा गया है। 15(5) में अगर आप आएंगे तो यह रिजर्वेशन इन प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में बात कर रहा है या निजी क्षेत्र के शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण की व्यवस्था की बात की गई है। तो यह किस में बात की गई है, 15(5) में बात की गई है। तो 15(3), 15(4), 15(5), आर्टिकल 14, आर्टिकल 15 का क्या है, एक्सेप्शन है। 15(1) और 15(2) का क्या है, अपवाद है, एक्सेप्शन है। तो अगर 15(3) में आएंगे तो 15(3) में मैंने बताया क्या बात किया गया है, 15(3) में बताया गया है
कि बहुत इंपॉर्टेंट है सेगमेंट, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से याद कर लीजिए आप लोग, बहुत पूछा जाता है। 15.3 में बताया गया है कि राज्य जो है महिलाओं एवं बच्चों के लिए स्पेशल प्रोविजन कर सकता है, यह डिस्क्रिमिनेशन नहीं माना जाएगा। 15.4 में क्या बताया गया है? 15.4 में बताया गया है कि सोशली और एजुकेशनली रूप से सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए लोगों के लिए स्पेशल एससी और एसटी के लिए रिजर्वेशन की व्यवस्था की गई है और यह व्यवस्था फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951 या पहला संविधान संशोधन 1951 के द्वारा क्या किया गया? जोड़ा गया। फिर उसके बाद अगर आप आएंगे 15.5, तो 15.5 जो है प्राइवेट सेक्टर में निजी क्षेत्र के शैक्षणिक संस्थानों में रिजर्वेशन की बात करता है और इसे कब जोड़ा गया है? तो इसे 93rd अमेंडमेंट एक्ट 2005 में या 93वां संविधान संशोधन 2005 में क्या कर दिया गया है? जोड़ा गया। नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है। अब हम लोग बात करेंगे आर्टिकल 16। अगर अनुच्छेद 16 में आएंगे तो अनुच्छेद 16 क्या कहता है? अनुच्छेद 16 में क्या बताया गया है? अनुच्छेद 16 में बताया गया है अवसर की समानता के बारे में। अवसर के स्तर पर समानता की बात की गई है। अवसर की समानता, अगर अवसर की समानता पे आएंगे तो इसको बोलते हैं इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, या इसको क्या बोलते हैं? इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी या अवसर के स्तर पर समानता की बात की गई है। किसमें बात की गई है? तो अनुच्छेद 16 में अवसर के स्तर पे समानता की बात की गई है। तो आइए हम लोग देखते हैं अवसर के स्तर पे समानता की अंतर्गत क्या बात की गई है। अगर आप आएंगे तो अवसर के स्तर पे जो समानता की बात की गई है तो यहाँ पे बताया गया है लोक नियोजन में अवसर की समानता। लोक नियोजन में अवसर की समानता अगर आप आएंगे तो यहाँ बात किया गया है सरकारी नौकरियों में अवसर की समानता की बात की गई है कि सरकारी नौकरियों में किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, रिलीजन के आधार पर, रेस के आधार पर, कास्ट के आधार पर, सेक्स के आधार पर, इन सभी आधारों पर किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। तो यह बात कहाँ पे बताया गया है? यह बात जो है आर्टिकल 16(1) और 16(2) के अंतर्गत बताया गया है। अगर आप आएंगे आर्टिकल 16(1) और 16(2) में तो यह बताया गया है कि सरकारी नौकरियों में किसी भी व्यक्ति के साथ उसके रिलीजन के बेसिस पे या उसके कास्ट के ग्राउंड पे या उसके सेक्स के ग्राउंड पे या प्लेस ऑफ बर्थ के ग्राउंड पे, इन सभी आधारों पर किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, किसी भी प्रकार का जो है भेदभाव नहीं किया जाएगा। यह बात जो है आर्टिकल 16(1) और 16(2) में क्या करी गई है? बताई गई है। लेकिन अगर आप आएंगे उसके आगे बढ़ेंगे तो 16(4), अगर 16(4) में आएंगे आर्टिकल 16(4), तो आर्टिकल 16(4) में जो है ओबीसीज के लिए अगर आप आएंगे या जो है पिछड़ा वर्ग के लिए जो है रिजर्वेशन की व्यवस्था की गई है, आरक्षण की व्यवस्था की गई है। किसके लिए? ओबीसी के लिए या पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण की व्यवस्था 16(4) के अंतर्गत। और यह 16(4) जो है अगर इसमें आएंगे तो यह जो है 27% रिजर्वेशन की बात करता है। तो 16(4) में क्या बताया गया है? 16(4) में बताया गया है कि सरकारी नौकरियों में अगर पिछड़ा वर्ग का या ओबीसीज का अगर जो है रिप्रेजेंटेशन नहीं है,
अगर वहाँ प्रतिनिधित्व नहीं है तो उस स्तर पे वहाँ पे जो है उनके प्रतिनिधित्व को बढ़ाने के लिए, उनके स्तर पे अवसर को इक्वल करने के लिए वह जो है 16(4) के अंतर्गत रिजर्वेशन की व्यवस्था की बात की गई है, आरक्षण की बात की गई है। तो अगर आर्टिकल 16 में आएंगे तो आर्टिकल 16 के अंतर्गत क्या बताया गया है? आर्टिकल 16 के अंतर्गत सरकारी नौकरियों में या लोक नियोजन में अवसर के स्तर पर इक्वलिटी की बात की गई है, समानता की बात की गई है कि आप चाहे किस भी रिलीजन से बिलोंग करें, किसी भी सेक्स से बिलोंग करें, आप किसी भी कॉस्ट से बिलोंग करें, इन आधारों पर किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर आप आ रहे हैं तो आगे जा रहे हैं, आगे देख रहे हैं कि 16(4) में क्या कर रहा है? ओबीसी के लिए रिजर्वेशन की व्यवस्था कर रहा है। तो यह क्या होगा? वह 16(1) और 2 का क्या होगा? एक्सेप्शन होगा, अपवाद होगा। तो जहाँ पे आप जो है 16(4) के अंतर्गत आप देख रहे हैं कि ओबीसी के लिए रिजर्वेशन की व्यवस्था की गई है। अगर आपको याद होगा तो मैंने 15(3) के बारे में बताया। 15(3) में क्या बताया था? वहाँ महिला और बच्चों के लिए स्पेशल प्रोविज़न की बात की गई थी। 15(4) में मैंने बताया था कि SC/ST के लिए रिजर्वेशन की बात की गई है, जिसको जो है फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा 1951 में क्या किया गया है? ऐड किया गया है। फिर उसके बाद हमने 15(5) में बताया था कि 15(5) में भी जो है क्या बताया गया है? तो 15(5) में प्राइवेट सेक्टर के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जो है रिजर्वेशन की बात की गई है, उसको 93rd अमेंडमेंट 2005 में क्या किया गया है? ऐड किया गया है। तो ये सारे टॉपिक क्या थे? आर्टिकल 15, आर्टिकल 16 के बारे में हम लोगों ने क्या किया? बात किया। अब आइए देखते हैं आर्टिकल 17 के बारे में। अगर आर्टिकल 17 के बारे में आएंगे तो आर्टिकल 17 कहता है अस्पृश्यता का उन्मूलन या एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। अस्पृश्यता का उन्मूलन, अस्पृश्यता का उन्मूलन, यह बात बताया गया है आर्टिकल 17 में, या एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, या इसको बोलते हैं एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी या अस्पृश्यता का उन्मूलन। तो अस्पृश्यता के उन्मूलन के बारे में आर्टिकल 17 में बात किया गया है कि अनटचेबिलिटी को, छुआछूत को पूरी तरीके से क्या किया गया है? समाप्त किया गया है। अगर जो है कोई व्यक्ति ऐसा करते हुए पाता है तो उसके लिए जो है संवैधानिक स्तर पे वहाँ पे जो है गवर्नमेंट के द्वारा सजा का प्रावधान किया गया है। तो अस्पृश्यता का उन्मूलन, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी की बात जो है आर्टिकल 17 के अंतर्गत बात की गई है। अगर आएंगे आर्टिकल 18, तो आर्टिकल 18 में बताया गया है एबोलिशन ऑफ टाइटल, एबोलिशन ऑफ टाइटल्स, या जो है आएंगे तो ये कह रहा है उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत। तो एबोलिशन ऑफ टाइटल्स का बात किया गया है। इसमें यह बताया गया है कि आप किसी भी उपाधि को धारण नहीं कर सकते, या कहने का मतलब अगर आपको जो है किसी विदेशी या किसी दूसरे कंट्री के द्वारा कोई जो है उपाधि मिल रहा है तो आप उस उपाधि को स्वीकार नहीं कर सकते। अगर वो उपाधि आप स्वीकार करना चाहते हैं तो आपको जो है राष्ट्रपति से अनुमति लेना पड़ेगा। उसके अलावा अगर आप यहाँ पे आएंगे तो यहाँ 2 क्षेत्रों में जो है बात किया गया है, एक एजुकेशन के क्षेत्र में, एजुकेशन, और उसके अलावा मिलिट्री के क्षेत्र में। तो इन 2 क्षेत्रों में जो है उपाधि को जो है रोका नहीं गया है। यहाँ पे अवार्ड की बात की गई है। अगर आप आएंगे तो यहाँ पे जो है भारत रत्न दिया जाता है, तो भारत रत्न आएंगे। भारत रत्न के बाद अगर आप आएंगे तो पद्मश्री का बात किया गया है, पद्म विभूषण का बात किया गया है। ये सारे अवार्ड जो है आर्टिकल 18 के अंतर्गत दिए जाते हैं। तो अनुच्छेद 18 जो है एबोलिशन ऑफ टाइटल्स की बात करता है। तो आप जो है थोड़ा सा ये देख लीजिएगा कि भारत रत्न जो है भारत में कब से स्टार्ट किया गया, पहला वो कौन सा व्यक्ति है जो जिसको भारत रत्न मिला, ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जिनको भारत रत्न भी मिला है, नोबेल प्राइज़ भी मिला है। तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, पर्सनालिटी के स्तर पे क्वेश्चन आपसे पीटी एग्जाम में पूछ देता है। तो इसको आपको क्या करना है? ध्यान में रखना है। तो आज हम लोगों ने राइट टू इक्वलिटी के बारे में बात किया। राइट टू इक्वलिटी के अंतर्गत आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 तक देखा। आर्टिकल 14 में हम लोगों ने इक्वलिटी बिफोर लॉ,
एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ के बारे में देखा, जिसमें हम लोगों ने पहले लॉ में देखा कि वह जो है निगेटिव कॉन्सेप्ट है, उसे ब्रिटेन से लिया गया है। उसका मतलब यह था कि कानून की नज़र में हर व्यक्ति क्या होगा, समान होगा। उसके बाद दूसरा पॉइंट हम लोगों ने देखा था कि इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ या विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष या समानता और विधियों के समान संरक्षण। तो विधियों के समान संरक्षण क्या था, पॉजिटिव कॉन्सेप्ट था। इसका मीनिंग यह था कि समान परिस्थिति में समान व्यवहार, असमान परिस्थिति में असमान व्यवहार। इसको कहाँ से लिया गया है, तो अमेरिका से लिया गया है। नेक्स्ट आर्टिकल 15 में 15 के 5 सब पार्ट थे, तो 15 में अगर आप आएंगे तो यह प्रोहिबिट करता है, डिस्क्रिमिनेशन को रोकने की बात करता है। डिस्क्रिमिनेशन को रोकने की बात पे अगर आप आएंगे 15(1) और 15(2) में, तो यह बताया गया था कि रिलीजन के बेसिस पे, सेक्स के बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पे, प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पे, इन सभी आधारों पर किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन या भेदभाव नहीं किया जाएगा। उसके अलावा किसी भी व्यक्ति को उन सभी आधारों पर पब्लिक प्लेस पर जाने से रोका भी नहीं जा सकता। उसके अलावा 15(3), 4 एंड 5 हमने बोला कि आर्टिकल 14, आर्टिकल 15(1), 15(2) का क्या है, ये एक्सेप्शन है, अपवाद है, जहाँ पे वह उसका वायलेशन करता है या उसके अपोज में क्या करता है, बात करता है। आर्टिकल 16 में हम लोगों ने देखा कि उसमें जो है लोक नियोजन में अवसर की समानता की बात की गई है, या सरकारी नौकरियों में अवसर के स्तर पर इक्वलिटी की बात की गई है, समानता की बात की गई है। तो वहाँ पे हम लोगों ने देखा उसके भी कुछ एक्सेप्शन थे, जिसको हम लोगों ने 16(4) में देखा। फिर उसके बाद आर्टिकल 17 अस्पृश्यता का उन्मूलन या एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी की बात की गई है, छुआछूत को रोकने का बात किया गया है। फिर उसके बाद आर्टिकल 18 में आएंगे तो यह एबोलिशन ऑफ टाइटल्स का बात करता है, उपाधियों का अंत की बात करता है। और इसी के अंतर्गत जो है भारत रत्न, पद्मश्री, पद्म विभूषण और मिलिट्री के क्षेत्र में, या जो है मिलिट्री या आर्मी के क्षेत्र में आपको वहाँ पे परमवीर चक्र, अशोक चक्र, ये सभी अवार्ड से क्या किए जाते हैं, सम्मानित किए जाते हैं। तो कुल मिला के कहने का मतलब राइट टू इक्वलिटी आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 तक हम लोगों ने डिस्कस किया, और इसमें जो भी इंपॉर्टेंट सेगमेंट थे, इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, उसको भी हम लोगों ने डिस्कस किया। तो आज का क्लास हम लोग का यहीं तक। थैंक यू, धन्यवाद। इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, और आप बेहतर कमेंट करें। और आपसे रिलेटेड अगर इस टॉपिक से रिलेटेड किसी प्रकार का क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन टाइप कर सकते हैं, आपको उसका जवाब जरूर दिया जाएगा। तो धन्यवाद, थैंक यू।